गर्भवती जलपरी की काटी पूंछ। विट्ठल गांव के सभी आदमी मछुआरे हैं। सभी अपनी मेहनत से अच्छी खासी मछली पकड़कर लाते हैं, जिसे बाजार में बेचकर अच्छा धन कमा लेते हैं। वहीं नारंग बहुत ही आलसी किस्म का मछुआरा है। देखो जी, तुमने मुझे बहुत दुखी करके रखा है। कोई कामकाज ही नहीं करते, हमेशा उल्टी सीधी हरकतें करके आलस में जल्दी जल्दी धन कमाना चाहते हो। जाओ देखो जाकर गांव के सभी लोग कैसे मेहनत कर रहे हैं और अच्छी खासी मछली पकड़ कर लाते हैं। तुमों की मेहनत करना पसंद ही नहीं करते। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं बच्चों को लेकर मायके चली जाऊंगी। फिर तुम्हारा जो चीज चाहे वो कर लेना। तुम तो जानती ही हो मोमबत्ती, मेहनत वहनत मुझसे नहीं होती। और आजकल तो मछली पकड़ना भी कितना मुश्किल काम हो गया है। नदी में मछलियों की बहुत कमी हो गई है। ये कमी सिर्फ तुम्हारे लिए ही है, बाकी गांव के आदमियों के लिए नहीं है। अगर तुम उनके साथ जाओगे तो जरूर मछली मिलेगी। आलसी नारंग बीवी की बातें सुनकर गुस्से में घर से मछली पकड़ने निकल जाता है, लेकिन आज भी उसका दिल लगाकर काम करने का मन नहीं होता। आकर सीधा नदी के किनारे बैठ जाता है। कौन इतनी मेहनत करके मछलियाँ पकड़े, पर ये मेरी पत्नी है कि मेरा पीछा छोड़ती ही नहीं, दिमाग खराब करके रखती है। बार बार घर छोड़ के जाने की धमकी देती है। नारंग आपस में ही बड़बड़ा रहा था कि तभी वो देखता है कि नदी के किनारे पर एक कन्या जैसी दिखने वाली सुंदर सी जलपरी है। वो जलपरी बहुत खूबसूरत थी, साथ में वो गर्भवती भी थी। अरे बाप रे, इतनी बड़ी मछली! आज तो मेरी पूरी की पूरी लॉटरी लग गई। एक मिनट, ये आम मछली नहीं बल्कि जलपरी है। अगर ये मेरे हाथ लग गई तो इसे मैं शहर जाकर नुमाइश में बेचूंगा और मुझे मुंह मांगी कीमत मिलेगी। फिर तो मैं सारी उम्र घर पर बिना काम किए आराम से रह के खा सकता हूँ। अरे मुझे तो कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा और मेरी पत्नी को भी कोई शिकायत नहीं रहेगी। अब बस इसे किसी भी हाल में पकड़ना है, यहाँ से जाने नहीं दूंगा इसे। नारंग जलपरी को पकड़ने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगता है। जैसे ही जलपरी उसे अपनी ओर बढ़ता हुआ देखती है तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तभी नारंग उससे कहता है, रुको जलपरी, तुम कहीं नहीं जा सकती, तुम मेरा शिकार हो। नहीं, तुम ऐसा न कहो। मैं तुम्हारा शिकार नहीं हूँ। मैं तो एक जलपरी हूँ और मैं यहाँ पृथ्वी पर अपने पति को ढूंढने आई थी। मेरे पति बहुत दिनों से घर नहीं आए हैं। पृथ्वी पर उनका जादुई मोती खो गया था। वो मोती की तलाश में पृथ्वी पर निकले थे तो उन्हें काफी दिन हो गए घर लौटे हुए, इसलिए मैं उन्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गई। मुझे कुछ मत करना, मैं गर्भवती हूँ। मुझे और मेरे पति को बहुत लंबे समय बाद संतान प्राप्ति हो रही है। मुझ पर तरस खाओ। हैं? अरे तुम पर तरस खाकर भला मुझे क्या मिलेगा? तुम्हें अपना शिकार बनाकर मुझे बहुत कुछ मिलेगा। कम से कम तुम्हें बेच के मैं अमीर तो बन जाऊंगा। जलपरी सोना नारंग के गलत इरादों को भांप गई थी। वो जान गई थी कि नारंग तरस खाने वालों में से नहीं है और वो उसे वहाँ से ले जाएगा, इसलिए वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है। जैसे ही वो नदी में कूदने वाली होती है कि नारंग उस पर अपने तेजधार हथियार से वार कर देता है और उसकी पूंछ काट देता है। हैं? भागने की कोशिश कर रही थी ना, अब भाग कैसे भागेगी? ये तुमने क्या किया? दुष्ट मछुआरे, मेरी पूंछ काट दी। अब मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? बिना पूंछ के कैसे तैर पाऊंगी? ये तुमने बहुत गलत किया। तभी सोना जलपरी के अंदर से एक आवाज आती है। उसका बच्चा उससे कहता है, माँ मुझे बचा लो माँ। मैं भी इस दुनिया में आना चाहती हूँ। तुम्हारे और बाबा के साथ खेलना चाहती हूँ। तुम्हारा प्यार पाकर तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, मुझे लगता है मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। तुम्हें कैसे इस दुनिया में लाऊंगी? क्या सपने देखे थे मैंने कि मैं तुम्हें जन्म दूंगी। तुम्हारे बाबा कितने खुश हो गए। सब सपने टूटकर चूर चूर हो गए। अब तो लगता है कि आखिरी समय में मैं और तुम्हारे बाबा से भी नहीं मिल पाएंगे। अब तो मैं माला माल हो जाऊंगा। जलपरी को बेच के लाखों रुपए कमाऊंगा। लेकिन इतनी बड़ी जलपरी को मैं यहाँ से कैसे ले जाऊंगा? ऐसा करता हूँ, एक बड़ा सा बोरा लेकर आता हूँ, फिर रात होने का इंतजार करके जलपरी को बोरे में भर के यहाँ से ले जाऊंगा। ऐसे किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब धीरे धीरे सोना जलपरी बेहोश हो रही थी। उधर सोना जलपरी का पति घर वापस लौट आया था।
घर लौटने पर उसे पता चलता है कि उसकी सोना तो उसे ढूंढते हुए पृथ्वीलोक गई है। जब पति उसे ढूंढता ढूंढता पृथ्वीलोक पर आता है और नदी के किनारे वो देखता है कि उसकी सोना लहूलुहान कटी हुई पूंछ के साथ बेहोश पड़ी है। सोना, सोना, ये तुम्हें क्या हो गया सोना? तुम्हारी पूंछ किसने काटी है? भगवान, अब क्या होगा मेरी सोना और मेरे बच्चे का? बेहोश सोना को अब अपने पति शिवा की बातें भी सुनाई नहीं दे रही थी। उधर नारंग की पत्नी मोमबत्ती को एक अजीब सा आभास होने लगता है। ना जाने क्यों अजीब सी बेचैनी हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे नारंग कहीं किसी के साथ कुछ गलत कर रहा है। जब भी वो कुछ गलत करने जा रहा होता है तो मुझे ऐसी बेचैनी महसूस होती है। रात होने को आई है, सारे मछुआरे अपने घर आ गए, लेकिन नारंग कहीं नहीं है। मुझे चलकर देखना चाहिए। मोमबत्ती बच्चों से कहती है कि वो घर पर ही रुके। वो उनके बाबा को बाहर जाकर देख कर आती है। मोमबत्ती उसे ढूंढते ढूंढते नदी की ओर आ रही होती है कि तभी मोमबत्ती को रास्ते में सोना के पति शिवा का वो जादुई मोती मिलता है। वो मोती बहुत चमक रहा था। अरे ये क्या चीज है? ये तो कोई मोती लग रहा है। मोती उठाकर नारंग की पत्नी मोमबत्ती वहां से नदी की ओर बढ़ती है और वहां आकर देखती है कि नदी के किनारे पर एक जलपरी घायल पड़ी है, जिसका पति उसके लिए बहुत ही बेचैन और दुखी है। अरे ये किसने किया? इस जलपरी की पूंछ किसने काटी? मुझे तो लगता है जरूर ये उस नारंग का काम है। ये जलपरी बेचारी तो गर्भवती भी है। ये मेरी पत्नी सोना है। मुझे ढूंढते ढूंढते पृथ्वीलोक पर आई थी और ना जाने किसने इसका ये हाल कर दिया। मैं तो अब एकदम निहत्था हो गया हूँ। अगर मेरे पास अपना जादुई मोती होता तो मैं अपने जादुई मोती से अपनी पत्नी की कटी हुई पूंछ जोड़कर ठीक करके उसे वापस अपने साथ ले जा सकता था। लेकिन क्या करूँ, मेरा जादुई मोती कहीं खो गया है। कहीं तुम इस मोती की बात तो नहीं कर रहे हो? हाँ, यही मोती। आपको कहाँ मिला? मोमबत्ती शिवा को बताती है कि उसे ये मोती रास्ते में चलते चलते मिला। फिर वो जादुई मोती मोमबत्ती शिवा को दे देती है। शिवा अपने जादुई मोती का प्रयोग करके सोना की कटी हुई पूंछ को जोड़ देता है। अब सोना को भी होश आ जाता है। होश में आकर पति शिवा के गले से लग जाती है। स्वामी, कहाँ चले गए थे आप? मैं आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गई और उस दुष्ट मछुआरे ने मेरी पूंछ काट दी। अब मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। हाँ सोना, अब मैं तुम्हें और अपने बच्चे को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे मेरा जादुई मोती मिल गया है। तभी जलपरी को वहाँ से ले जाने के लिए नारंग एक बड़ा सा बक्सा लेकर आता है। वो देखता है कि जलपरी को वहाँ से कोई भगाने की कोशिश कर रहा है। अरे, ये जलपरी को कौन भगाने की कोशिश कर रहा है? मोमबत्ती, तुम? मुझे तो पहले ही पता था कि ये तुम्हारी काम हो सकते हैं, क्योंकि तुम सीधे काम कभी कर ही नहीं सकते। हमेशा तुम्हें उल्टे ही काम आते हैं। क्या तुम जानते हो कि तुमने कितना गलत किया इस जलपरी के साथ? अरे, यूं तो हमेशा मेरे पीछे लगे रहती हो कि मैं काम नहीं करता। अब इतना बड़ा काम करने जा रहा हूँ तो मेरा साथ देने के बजाय इस जलपरी को भगा रही हो, जिसे बेचकर मैं लाखों कमा सकता हूँ और तुम भी सारी उम्र आराम से रह सकती हो। नहीं चाहिए मुझे ऐसा पैसा जो गलत तरीके से कमाया गया हो। मूर्ख औरत! नारंग पर उसकी पत्नी की बातों का जैसे कोई असर ही नहीं होता। वो जलपरी पर फिर से हमला करने की कोशिश करता है। तभी शिवा अपने मोती से जादू करके नारंग को हवा में उल्टा लटका देता है। अरे बाप रे! अरे छोड़ दो मुझे, मैं उल्टा लटक गया हूँ। अरे सीधा कर दो मुझे। मैं आज के बाद गलत काम करके जल्दी पैसा कमाने का कभी नहीं सोचूंगा और आलस भी छोड़ दूंगा। कभी किसी इंसान या जीव के साथ ऐसा नहीं करूंगा। मैं माफी मांगता हूँ। जी तो करता है कि तुम्हें मैं मार दूं, लेकिन आज तुम्हारी पत्नी ने मेरी मदद की है। मेरा जादुई मोती मुझे लौटाया है। उसकी वजह से मेरा परिवार बच पाया है, इसलिए मैं उसके परिवार को नहीं तोड़ सकता। आइंदा ऐसी गलती कभी मत करना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। ठीक है, मैं आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। अब तो मुझे छोड़ दो। इस तरह से शिवा नारंग को छोड़ देता है। फिर शिवा और सोना जलपरी मोमबत्ती से हाथ जोड़कर धन्यवाद कहकर नदी में डुबकी लगाकर अपने घर चले जाते हैं। और कुछ दिनों बाद एक प्यारी सी छोटी सी सुंदर जलपरी पैदा होती है। दोनों अपनी बेटी को पाकर बहुत खुश थे। वहीं नारंग को भी सबक मिल चुका था। वो भी आलस छोड़ मेहनत से काम कर रहा था। बाढ़ में फंसी जलपरी को हुआ प्यार। विट्ठल गांव में लगभग सभी आदमी मछुआरे हैं। ये गांव समुद्र के किनारे बसता है। यहाँ के लोगों को हमेशा बाढ़ का डर सताता है।
हे भगवान, ना जाने कहाँ रह गया ये लड़का। ऊपर से आज बारिश का मौसम बना हुआ है, कहीं बाढ़ ना आ जाए। गांव के सारे आदमी मछलियां पकड़कर आज जल्दी घर वापस आ गए थे, क्योंकि आज बारिश होने की आशंका थी। रामा की माँ को गांव में अंधेरे में घूमता हुआ देख मोहन पूछता है, अरे माई, बारिश आने वाली है, तू इतने अंधेरे में गांव में काहे घूम रही है? बेटा, तुम सब घर लौट आए और मेरा रामा अभी तक घर नहीं आया। वो ना जाने कहाँ रह गया। मुझे उसकी बड़ी चिंता सता रही है। ऊपर से बारिश का भी मौसम हो रहा है। बारिश आती है तो इस समय अपने साथ बाढ़ जरूर लेकर आती है। माई, आज रामा हमारे साथ मछली पकड़ने नहीं गया था, वो दूसरी तरफ गया था। तू चिंता ना कर, घर जा, वह समझदार है, जल्दी ही लौट आएगा। हाँ, है तो वो समझदार, लेकिन अगर आज वो घर आएगा तो उसे खूब डांट लगाऊंगी देर से आने के लिए। रामा की माँ घर चली आती है। सभी लोग बाढ़ के डर से अपने अपने घरों में शाम होने से पहले चले जाते हैं और खिड़कियां दरवाजे बंद कर देते हैं, क्योंकि बहुत तेज हवाएं चल रही थी। उधर रामा की माँ रामा के लिए बहुत चिंतित थी कि तभी थोड़ी देर में रामा घर लौट आता है। अरे माँ, देख तो, आज मैं कितनी सारी मछली पकड़ कर लाया हूँ। बेटा, तेरी मछलियां जाए भाड़ में। मन तो करता है तुझे आज मैं चार लगाऊं, लेकिन जवान जो हो गया है, अब तुझ पर हाथ भी उठाने का मन नहीं करता। तुझे पता नहीं है, घर में तेरी बूढ़ी माँ है, चिंता में होगी। सब अपने समय से घर लौट आते हैं और तू है कि इतनी देर लगा देता है। अरे माँ, तू चिंता ना किया कर। तुझे पता है ना, मैं औरों जैसा नहीं हूँ। मुझे थोड़ा हटके और अलग से काम करने में मजा आता है। पर अगर तुम चाहती हो तो मैं कोशिश करूंगा कि आज के बाद मैं समय से घर लौट सकूं। अब खुश? सभी लोग रात का खाना खाकर अपने घरों में सो जाते हैं। तभी तेज की हवाएं चलने लगती हैं, बादल गरजने लगते हैं और बहुत तेज तेज बारिश होने लगती है। बारिश इतनी तेज होने लगती है कि समुद्र का पानी बढ़ते बढ़ते गांव तक आ जाता है। तभी रामा की नींद खुलती है और वो सोचने लगता है, गांव में समुद्र का पानी आ गया है, इसका मतलब मछलियां भी बहुत सारी गांव की ओर आ गई होंगी। इससे पहले कि पानी का बहाव ज्यादा बढ़ जाए और फिर कुछ दिनों तक मैं मछली नहीं पकड़ पाऊंगा, ऐसा करता हूँ, माँ से चुपके बाहर जाकर थोड़ी सी मछली पकड़ के ले आता हूँ। रामा की माँ सो रही थी और रामा अपनी माँ से नजरें बचाते हुए मछलियां पकड़ने निकल जाता है। बाहर आकर वो देखता है कि गांव में बहुत पानी भर गया है। अरे बाप रे, गांव में पानी ही पानी हो गया। ऐसा महसूस होता है जैसे बहुत खतरनाक बाढ़ आने वाली है। मैं जल्दी से जाकर थोड़ी मछली पकड़ लेता हूँ ताकि कुछ दिनों का हमारा गुजारा हो जाए। मछलियां पकड़ने के लिए रामा घर से थोड़ी दूर समुद्र की ओर जाता है। तभी रामा देखता है कि एक लड़की घायल अवस्था में पेड़ के तने से लटकी हुई है। वो दर्द से बहुत जोर जोर से कराह रही थी। रामा उस लड़की को देख हैरान रह गया, क्योंकि वो लड़की आम इंसानों जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। उसका ऊपरी हिस्सा तो लड़की जैसा था, लेकिन नीचे का हिस्सा एक मछली की पूंछ की तरह था और देखने में वो बहुत खूबसूरत थी, मानो कोई स्वर्ग से आई अप्सरा हो। रामा उसके पास आकर देखता है, वो बहुत जख्मी हालत में है। रामा को देख वो बहुत घबरा जाती है। नहीं नहीं, मुझे कुछ मत करना। नहीं सुंदरी, अरे तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। बस मैं तुम्हें ये पूछने आया हूँ कि तुम कौन हो और तुम्हारा आधा शरीर इंसानों की तरह और आधा शरीर मछली की तरह कैसे है, और तुम इतनी घायल कैसे हो गई? मैं एक सर्वश्रेष्ठ इच्छाधारी जल परी हूँ। आज पानी का बहाव इतना तेज था कि उसके कारण मैं अपने माँ बाप से बिछड़ गई और एक पत्थर से जोर से टकराने के कारण मेरा पूरा शरीर घायल हो गया और इस पेड़ के तने के साथ आकर लटक गई हूँ। मैं तैर भी नहीं पा रही हूँ। बहुत डर लग रहा है मुझे अपने घर जाना है। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं सच में एक जलपरी को देख रहा हूँ। लेकिन तुम अपने घर कैसे जाओगी? तुम तो कह रही हो तुम तैर भी नहीं सकती। तुम जब तक ठीक नहीं होगी तब तक तुम घर नहीं जा सकती, और अगर तुम यहाँ रही तो तुम पर किसी की नज़र पड़ सकती है, कोई भी तुम्हें नुकसान पहुँचा सकता है। अगर तुम्हें मुझ पर ज़रा सा भी यकीन है तो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। कुछ दिनों तक मैं तुम्हारी देखभाल करूँगा, तुम्हारे जख्मों पर मरहम पट्टी करके तुम्हें ठीक करके बिल्कुल सुरक्षित तुम्हारे घर भेज दूंगा। जलपरी को रामा की बातें सुनकर यकीन हो जाता है। रामा जलपरी को अपनी गोद में उठाकर अपने घर ले आता है। जब रामा जलपरी को छूता है, जलपरी रामा में खो जाती है।
रामा के छूने पर जलपरी को बहुत अच्छा महसूस होता है। फिर रामा सबकी नजरों से बचाकर जलपरी को अपने घर के पीछे बनी टंकी में छोड़ देता है और उससे कहता है, हे सुंदर जलपरी, तुम चिंता ना करना, मैं समय समय पर आकर तुम्हारी मरहम पट्टी कर दिया करूंगा और तुम्हारे लिए खाना लाया करूंगा। तुम यहाँ पर आराम से रहो। वहीं दूसरी ओर बारिश का कहर बढ़ता ही जा रहा था। समुद्र का बहाव इतना बढ़ गया था कि आधा गांव बाढ़ में डूब गया था। लोगों के घरों की छत से पानी अंदर टपक रहा था। सभी चिंता में आ गए थे। वहीं दिन रात रामा जलपरी की सेवा में लगा था। उसे खाने के लिए खाना और उसके जख्मों पर हर रोज सुबह शाम मरहम पट्टी करता था। जलपरी को जब रामा अपने हाथों से मरहम पट्टी करता था तब उसे बहुत अच्छा लगता था। सुंदर जलपरी, सामने प्रकट हो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ। तभी जलपरी रामा के सामने प्रकट हो जाती है और उससे पूछती है, आज तुम मेरी मरहम पट्टी नहीं करोगे क्या रामा? जानते हो, जब तुम मुझे छूते हो, अपने हाथों से मरहम पट्टी करते हो और मेरे लिए खाना लेकर आते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मन करता है मैं तुम्हें देखती रहूं। अच्छा, वो क्यों भला? कितने भोले हो तुम रामा, दिल की बातों को भी नहीं समझते। अब बारिश और ज्यादा बढ़ती जा रही थी। समुद्र का पानी इतना भर गया था कि सारे लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए थे और अब तो लोगों के घरों में खाने का राशन भी खत्म हो चुका था। जानवर भी भूख से मर रहे थे। घर में जो कुछ भी बचा था आज वो भी खत्म हो गया। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है कि क्या होगा हमारा और गांव वालों का। अगर इसी तरह लगातार बारिश होती रही तो पूरा गांव समुद्र के पानी में डूब जाएगा। माँ, तुम चिंता ना करो, देखो सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा खाना जो बचा था उसे भी रामा जलपरी के लिए लेकर आता है। क्या हुआ रामा, आज तुम बहुत उदास दिख रहे हो? हाँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं जो तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ, मेरे घर में बस आज तक का ही राशन बचा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं तुम्हें इसके बाद क्या खिलाऊंगा। सारे गांव के लोग और जानवर भूख से मर रहे हैं और ऊपर से समुद्र का पानी इतना बढ़ रहा है कि अब तो ऐसा लगने लगा है कि सारा गांव पानी में ही डूब जाएगा। बस इतनी सी बात? तुम एक बार मुझसे बात करके तो देखते। जाओ अपने घर की रसोई में देखो, वहां पर मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं पूरे गांव के लिए राशन के भंडार लगाए हैं और तुम्हारी गौशाला में गांव के सभी जानवरों के लिए खाना रखा है। रामा भागता हुआ घर आता है और देखता है कि सच में उसकी रसोई में राशन और सब्जियों के भंडार लगे हुए थे। साथ में उसकी गौशाला में सारे गांव के जानवरों के लिए ढेर सारा खाना रखा है। रामा खुशी से पागल हो जाता है और अपनी माँ को इस बारे में बताता है। उसकी माँ भी ये देखकर बहुत खुश हो जाती है और जलपरी से मिलने आती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम साक्षात किसी देवी के रूप में आई हो, नहीं तो हम सब गांव वाले भूखे मर जाते। इस तरह से रामा गांव के कुछ जवान लड़कों को घर में बुलाकर राशन के बड़े बड़े टोकरे भरकर हर घर में राशन और सब्जियां पहुंचाता है। साथ में गांव के सभी जानवरों को चारा भी देता है, जिससे सारे गांव वाले खुश हो जाते हैं और जलपरी के दर्शन करने आते हैं। पर बारिश अभी भी नहीं रुकी थी। सुंदर जलपरी, मुझे लगता है अब लगभग तुम्हारे जख्म भर चुके हैं, तुम ठीक हो गई हो। हाँ रामा, ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम ना होते तो मेरे जख्म भला कैसे भरते। सुंदर जलपरी, जो तुमने मेरे और मेरे गांव वालों के लिए किया उसका वो एहसान कैसे चुकाएंगे हम। सब दुख तुमने दूर कर दिए। बस अब चिंता है तो इस बारिश की, ये थम जाए। सभी की कच्ची छतें टपक रही हैं, बारिश थम जाएगी तो सब राहत की सांसें लेंगे और फिर सभी गांव वाले दोबारा अपने अपने काम पे जाने लगेंगे। बस इतनी सी बात। तभी जलपरी अपनी शक्ति से सभी गांव वालों के घरों की कच्ची छत से पक्की छत में बदल देती है। अब सभी के घर पक्के हो चुके थे। सभी गांव वाले बहुत खुश थे। सुंदर जलपरी, जाने क्यों मुझे लगता है कि तुम हम सब गांव वालों की दिक्कतें दूर करने के लिए ही आई हो। रामा, जानते हो तुम, मुझे तुमसे और इस गांव से बहुत लगाव हो गया है। अब तो मुझे यही अपना घर लगता है। जी करता है बस यहीं रह जाऊं। इस तरह से धीरे धीरे अब बारिश भी थम गई थी। गांव में पानी का बहाव भी कम हो गया था। धूप खिलने लगी थी। सारे लोग फिर से अपने अपने काम पर लग गए थे। रामा की सेवा से जलपरी भी अब पहले जैसी स्वस्थ और ठीक हो गई थी। उसके घाव भर गए थे। सुंदर जलपरी, अब बारिश थम गई है, बाढ़ का पानी भी बहुत कम हो गया है और तुम्हारे घाव भी भर गए हैं। मुझे लगता है
तुम्हारे घर जाने का समय भी आ गया है। चलो मैं तुम्हें समुद्र के किनारे तक छोड़ आऊं, वहां से तुम अपने माता पिता के पास चली जाना। रामा के मुंह से घर जाने की बात सुनकर जलपरी बहुत उदास हो जाती है और रोने लगती है। साथ ही गांव वाले भी जलपरी के जाने पर खुश नहीं थे। समुद्र के किनारे पर जलपरी के माता पिता भी उसे लेने के लिए पहुंचे थे। ना चाहते हुए भी रामा के साथ साथ सारे गांव वाले जलपरी को उसके माता पिता के साथ विदा करने के लिए आते हैं। जलपरी वापस नहीं जाना चाहती थी। वो इसी गांव को अपना घर और दुनिया समझ बैठी थी। उसे रामा से प्रेम हो गया था। जब सारे गांव वाले और रामा जलपरी को उसके माता पिता के साथ विदा करते हैं, तब सबसे अपने दिल की बात छुपाने वाला रामा दूसरी ओर मुंह फेर कर रोने लगता है। क्या हुआ पुत्री, तुम हमें मिलकर खुश नहीं हो क्या? क्या तुम्हें घर नहीं जाना? नहीं माँ, मैं वापस नहीं जाना चाहती। मुझे रामा से प्रेम है। मैं उसी के साथ अपना सारा जीवन बिताना चाहती हूँ। सुंदर जलपरी, मैं भी तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। मैं अभी तक इसीलिए चुप था क्योंकि हम दोनों का मेल नहीं हो सकता। मैं एक इंसान हूँ और तुम एक जलपरी। नहीं रामा, मैं एक इच्छाधारी जलपरी हूँ। मैं तुम्हारे साथ इंसानी रूप में रह सकती हूँ, बस उसके लिए मुझे अपना मछली रूप त्यागना होगा। मैं तुमसे विवाह करके तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। ठीक है पुत्री, अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक बार हमारे साथ अपनी दुनिया में चल के अपने इस मछली रूप को त्यागना होगा। तभी तुम वापस मुड़कर इंसानी दुनिया में आकर रामा से विवाह कर सकती हो। पिता के मुंह से ये बात सुनकर जलपरी बहुत प्रसन्न हो जाती है। रामा, तुम चिंता न करना। मैं अपने माता पिता के साथ जाकर इस रूप को त्याग कर बहुत जल्द वापस लौटकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। इस तरह से रामा और जलपरी एक दूसरे के लिए बहुत खुश थे कि वो बहुत जल्द एक हो जाएंगे। जलपरी अपने माता पिता के साथ कुछ समय के लिए जाती है। रामा जलपरी का बेसब्री से इंतजार करता है और वहीं रामा के साथ साथ उसकी माँ और पूरे गांव वाले रामा के लिए बहुत खुश थे। अपने माता पिता के साथ गई जलपरी क्या कभी वापस लौट पाएगी? क्या रामा का इंतजार खत्म हो जाएगा और वो जलपरी को वापस से पालेगा? दोस्तों, ये सब हम आपको इसके अगले भाग में